अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। नेक्स्ट पेपर है हमारा 8 नवंबर को फिजिक्स का सेकेंड एनुअल की। तो उसके प्रिपरेशन के लिए हमने स्टार्ट अभी हम ये करेंगे कि हम पास पेपर जो फर्स्ट एनुअल एग्जाम्स में फिजिक्स का आया था उसको हम सॉल्व करते हैं और देखते हैं पहले उसमें मिस्टेक्स क्या क्या की हो सकती हैं आप स्टूडेंट्स ने जिस वजह से मार्क्स वहाँ से डिडक्ट हुए और आप सेकेंड एनुअल अपियर हो रहे हैं। हो सकता है आपने फर्स्ट टाइम में अटेम्प्ट ही ना किया हो, सेकंड एनुअल में आप डायरेक्ट फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो आपने फर्स्ट एनुअल के पेपर को लाजमी अटेम्प्ट करना है। क्योंकि अगर हम पास पेपर्स अभी जो पुराने पेपर्स हो गए हैं, मैथ्स का देखें, फिजिक्स का मैथ्स का देखें, केमिस्ट्री का देखें तो उनमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो कॉमन थी फर्स्ट एनुअल के पेपर से। तो इसलिए सेकेंड एनुअल के पेपर्स की प्रिपरेशन के लिए फर्स्ट एनुअल के एग्जाम्स का जो पेपर था उसको अटेम्प्ट करना काफ़ी इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। इसलिए हमने स्टार्ट ही उसी से किया और बाद में हम गेस्ट पेपर्स जो नेक्स्ट वीडियोस हमारी होंगी उनमें हम गेस्ट पेपर्स को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम गेस्ट पेपर्स के जो है चैप्टर वाइज कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है उनको देखा करेंगे। अभी हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, एक्सप्लेन ब्रीफली प्रिसिजन एंड एक्यूरेसी विद द डायग्राम। ठीक है, प्रिसिजन और एक्यूरेसी को हमने एक्सप्लेन करना है डायग्रामेटिकली। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, डिफरेंस बनाते हैं। डिफरेंस क्या है कि प्रिसिजन हम किसे कहते हैं, हमें तो पहले ये पता होना चाहिए कि एक शॉर्ट सा इंट्रो जो है आपने प्रिसिजन और एक्यूरेसी का देना और बाद में हम डायग्रामेटिकली उसे एक्सप्लेन भी करेंगे। अगर हम प्रिसिजन की बात करें तो प्रिसिजन हम कहते हैं कि हाउ क्लोज द मेजर्ड वैल्यू आर टू ईच अदर। क्लोज द मेजर्ड वैल्यूज आर टू ईच अदर। तो पहले तो आपने ये पॉइंट एक्सप्लेन करना है। इसी तरह आपने एक्यूरेसी के बारे में बताना है। एक्यूरेसी जो है उसमें आपने बताना है हाउ क्लोज द मेजर्ड वैल्यू टू द एक्चुअल वैल्यू। ठीक है, एक तो ये कि जो आंसर आना चाहिए था उसके क्लोज कितना है। जैसे अगर हम आपकी बुक में भी ये डायग्राम बनी है बुलेट शूट्स की, जो सेंटर में हमने शूट करना है, लेकिन आपने 4 शूट्स किए और चारों जो हैं वो बिल्कुल सेंटर से दूर थे। तो इसमें हम ये बताएंगे कि इसमें प्रिसिजन तो है क्योंकि वो आपस में तो क्लोज है, लेकिन वो सेंटर के क्लोज नहीं है, तो इसमें एक्यूरेसी नहीं है। अगर वो सेंटर के क्लोज हो लेकिन आपस में क्लोज ना हो, जैसे ये है, सेंटर में तो क्लोज है लेकिन आपस में एक दूसरे के क्लोज नहीं है, तो इसमें एक्यूरेसी तो है लेकिन इसमें प्रिसिजन नहीं है। तो प्रिसिजन ये है कि जो आपने 4 मेजरमेंट्स लिए हैं और 4 की 4 मेजरमेंट्स आपस में क्लोज हैं, एक दूसरे की बहुत क्लोज है, तो फिर वो प्रिसाइज है। और अगर हम ये बात करें कि अब सेंटर के भी क्लोज है, तो फिर वो इसमें प्रिसिजन भी होगी और एक्यूरेसी भी होगी। ये नहीं होता कि प्रिसिजन होगी तो एक्यूरेसी नहीं होगी, या सिर्फ एक्यूरेसी, अगर एक्यूरेसी जो है वो प्रिसिजन नहीं होगी उसके बाद। ये सारे चारों केसेस एग्जिस्ट करते हैं। कुछ केसेस में प्रिसिजन ज्यादा होती है, एक्यूरेसी कम होती है। एक केस ऐसा भी होता है जिसमें प्रिसिजन नहीं होती, इसमें एक्यूरेसी ज्यादा होती है। फिर इसके बाद ये भी केस आता है कि जिसमें दोनों ही नहीं होती, ना प्रिसिजन एक्यूरेसी, और एक केस ऐसा भी हो सकता है जिसमें एक्यूरेसी भी होगी प्रिसिजन भी होगी। तो बच्चों में एक मिसकंसेप्शन है कि या तो प्रिसिजन होगी या एक्यूरेसी होगी। तो एक शॉर्ट सा इंट्रो देना है आपने, उसके बाद डायग्राम के थ्रू इसे एक्सप्लेन करना है। तो ये पॉइंट्स आपके 3 हो जाएंगे। तो पहले प्रिसिजन, फिर एक्यूरेसी। प्रिसिजन की डायग्राम अगर प्रॉपर्ली बनाई है और एक्यूरेसी की एक्सप्लेन करने के लिए डायग्राम प्रॉपर्ली बनी है, तो आपका एक आंसर कंप्लीट है। बुक में डायग्राम के थ्रू ही एक्सप्लेन हुआ है और वहां पर आपने ये अटेम्प्ट करना है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट पे आते हैं। पहले हम एक साइड सारी कंप्लीट कर लेंगे, फिर हम सेकंड साइड की तरफ आते हैं। सेकंड में है द वेलोसिटी ऑफ अ मिसाइल ट्रैवलिंग एट। अच्छा, वेलोसिटी है मिसाइल की और वो ट्रेवल कर रहा है 1500 मीटर पर सेकंड की स्पीड के साथ, और उसकी स्पीड इंक्रीज हुई है 5000 मीटर पर सेकंड पे। तो पहले हमें इनिशियल वेलोसिटी पता चल गई है, हमें फाइनल वेलोसिटी पता चल गई है आफ्टर मूविंग थ्रू अ डिस्टेंस। डिस्टेंस हमें गिवन है 70 किलोमीटर। कैलकुलेट द टाइम। टाइम हमने कैलकुलेट करना है। तो इसमें तो बड़ा इजी सा है, न्यूमेरिकल जो है आपको जो है वो अच्छे आंसर्स, आपको अच्छे मार्क्स दे सकते हैं, क्योंकि उनके आंसर्स अगर आपको प्रॉपर्ली फार्मूले में वैल्यूज पुट करने आएंगे और उसका आपका कॉन्सेप्ट ठीक है, तो आपको ये 100% मार्क्स देते हैं। इसमें कोई छोटी मोटी मिस्टेक अगर आपने नहीं की तो जैसे वेलोसिटी ऑफ अ मिसाइल है, तो स्टार्ट हम करते हैं कि हम इसकी वैल्यूज लिख लेते हैं। पहले हमें गिवन क्या है, इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है 1500 मीटर पर सेकंड। इसी तरह फाइनल वेलोसिटी भी हमें गिवन है 5000 मीटर पर सेकंड। ठीक है, और इसने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है वो है 70 किलोमीटर।
तो ये चीजें हमें गिवन है। वेलोसिटी इनिशियल फाइनल और डिस्टेंस जो है वो 70 किलोमीटर है। पहले तो हम किलोमीटर्स को मीटर्स में चेंज कर लेते हैं। हमारा एसआई यूनिट इसके अंदर मीटर्स होता है और इसमें हमने इसको मल्टीप्लाई करना है, तो ये 70,000 मीटर्स आ जाएगा। ठीक है, अच्छा यहाँ तक तो वैल्यूज हमारी आ गई। हमने टाइम कैलकुलेट करना था, तो टाइम कैलकुलेट करने के लिए या तो आपके पास फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है या आपके पास है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में भी एक्सेलरेशन आती है, वो वैल्यू मिसिंग है। सेकंड में भी एक्सेलरेशन आती है, वो भी मिसिंग है हमारे पास। तो सबसे पहला पार्ट ये होना चाहिए कि आपको एक्सेलरेशन फाइंड आउट करनी है। अब एक्सेलरेशन ऐसी इक्वेशन को यूज करना है जिसमें टाइम ना आता हो, तो हमारे पास पहले हम यूज करेंगे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। जैसे वो क्या है, 2as इक्वल्स टू वी एफ स्केयर माइनस वी आई स्केयर। वी एफ का स्केयर निकाले तो 5000 का स्केयर लेना है, फिर उसमें से माइनस करना है 1500 का स्केयर, 2 मल्टीप्लाई बाय ए मल्टीप्लाई बाय 70,000। तो इस तरह आपने वैल्यूज पुट करनी है। एक्सेलरेशन जब आप इसकी कैलकुलेट करेंगे तो वो आपका एक आंसर होगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर के अंदर। फिर सेकंड पार्ट में हमें क्या करना है, सेकंड पार्ट में ये जो एक्सेलरेशन की वैल्यू आई है उसको यूज करना है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में, s इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 at का स्क्वायर। वी आई की वैल्यू पुट करनी है, टाइम की वैल्यू आपने कैलकुलेट करनी है, प्लस 1/2 ए की वैल्यू यहाँ से आपने इंसर्ट कर देनी है, टी का स्क्वायर आएगा वो एज इट इज लिखना है, और डिस्टेंस हमारे पास कितना है 70,000। तो इस तरह जब आप ये कैलकुलेशन करेंगे तो टाइम की वैल्यू आपके पास आएगी। तो पहला स्टेप आपने वैल्यूज प्रॉपर्ली पहला स्टेप कंप्लीट करते हैं तो उसके मार्क्स मिलेंगे, सेकंड स्टेप कंप्लीट करते हैं उसके मार्क्स मिलेंगे, और अगर इसमें कोई मिस्टेक नहीं है तो आपके 3 मार्क्स कंप्लीट हो जाएंगे। तो टी स्क्वायर भी वैल्यू हो सकती है, टी भी आएगा, क्वाड्रेटिक भी लग सकती है, मिड टर्म ब्रेक भी हो सकती है। नेक्स्ट इज वर्क एंड एनर्जी का टॉपिक है, व्हाट इज मेंट बाय कंजर्वेशन कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। तो दो टाइप्स की फोर्सेस को हमने एक्सप्लेन करना है कि कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या होती हैं, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या होती हैं। तो कंजर्वेटिव फोर्सेस देखते हैं, ऐसी फोर्सेस जो इन दो कंडीशंस को सेटिस्फाई करें। जो कौन सी दो कंडीशंस हैं, कि जो वर्क डन है वो इंडिपेंडेंट होता है पाथ फॉलोड के। ठीक है, तो दूसरे वाले में क्या होगा, वर्क डन इज डिपेंडेंट ऑन द पाथ फॉलोड। पहला पॉइंट, तो दूसरा पॉइंट हम लिखते हैं, तीन तीन डिफरेंसेस लिखते हैं ना। फर्स्ट पॉइंट में एक में जो कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं वो इंडिपेंडेंट होती है, तो जो नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस होती हैं वो डिपेंडेंट होती है वर्क डन पे। अच्छा, नेक्स्ट इज हमने कहना है कि हमने बताने हैं वर्क डन इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलोड। नेक्स्ट, वर्क डन इन अ क्लोज पाथ इज जीरो। क्लोज पाथ में वर्क डन क्या होता है, जीरो होता है। सेकंड पॉइंट हमारे पास ये आ गया। तो दो पॉइंट्स हो गए और दो ही इसके ऑपोजिट, एक में डिपेंडेंट है, अगर हम नॉन कंजर्वेटिव में जाते हैं तो वहां पर वर्ड आएगा डिपेंडेंट, और इसी तरह जीरो है तो आएगा यहाँ पर नॉन जीरो। दो पॉइंट्स हो गए, तो तीसरा पॉइंट आपका क्या होगा, तीन नंबर चाहिए ना, तो एक नंबर आपका एक डिफरेंस, दूसरा नंबर दूसरा डिफरेंस, तीसरा नंबर आपकी एग्जांपल आ सकती है। एग्जांपल में क्या लिखेंगे, कंजर्वेटिव फोर्स के अंदर आप लिखेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स, और इसी तरह नेक्स्ट जो है नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस के अंदर आप मेंशन करेंगे फ्रिक्शनल फोर्सेस। तो इस तरह आपके 3 मार्क्स कंप्लीट होंगे। 1 मार्क्स फॉर इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वाला पॉइंट, सेकंड है क्लोज पाथ में जीरो और नॉन जीरो, और थर्ड इज एग्जांपल जो कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए आती है। अच्छा, नेक्स्ट इज डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन एंड अमॉर्फस सॉलिड। पहले हमने क्रिस्टलाइन और अमॉर्फस सॉलिड में डिफरेंस बताना है क्या है। ये क्वेश्चन केमिस्ट्री में भी आया था, इसमें भी आया हुआ है। अगर आपको केमिस्ट्री वाला याद है आप वो भी मेंशन यहाँ पर कर सकते हैं। जैसे क्रिस्टलाइन पे आते हैं, एमॉर्फस पे आ गए, यहाँ पर दो पॉइंट्स मेंशन कर लेते हैं। तो एटलीस्ट आपने थ्री पॉइंट्स मेंशन करने हैं सो डैट कि आपके 3 मार्क्स वहां से गेन हो सके। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड से हैं कि ऐसे सॉलिड्स जिनमें रेगुलर 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट आपको नजर आए तो वो क्रिस्टलाइन होते हैं, और ऐसे सॉलिड्स जिनमें रेगुलर 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट नहीं होती वो अमॉर्फस होते हैं। ठीक है, सेकंड पॉइंट, इनका मेल्टिंग पॉइंट होता है शार्प, इनका मेल्टिंग पॉइंट शार्प नहीं होता। थर्ड पॉइंट आप क्या लिख सकते हैं,
मेल्टिंग पॉइंट शार्प था, उसका मेल्टिंग पॉइंट शार्प नहीं है। थर्ड पॉइंट इसमें जो आएगा वो होगा कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है उसमें आपको लॉन्ग रेंज ऑर्डर मिलता है। इसमें आपको लॉन्ग रेंज ऑर्डर नहीं मिलता, इसमें आप लिख सकते हैं शॉर्ट रेंज डिसऑर्डर आता है। 3 पॉइंट्स आपके कंप्लीट हो गए, आपको 3 मार्क्स यहाँ से मिल सकते हैं। एक्स्ट्रा पॉइंट आप जो लिख सकते हैं वो इसकी एग्जांपल है। क्रिस्टलाइन सॉलिड के एग्जांपल में आप कोई भी आयनिक कंपाउंड लिख सकते हैं, जैसे NaCl, और जो दूसरा है अमॉर्फस में उसमें प्लास्टिक लिख सकते हैं, रबर है, इस तरह की एग्जांपल्स आप मेंशन करेंगे। तो क्रिस्टलाइन और अमॉर्फस सॉलिड में डिफरेंसेस आपने लिखने हैं, और भी बहुत सी अच्छी एग्जांपल्स बन सकते हैं। क्लीवेज प्लेन्स जो हैं क्रिस्टलाइन के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, अमॉर्फस के अंदर क्रिस्टलाइन इस तरह के क्लीवेज प्लेन्स एग्जिस्ट नहीं करते। तो पॉइंट्स वो भी बन सकते हैं, लेकिन आपने अपने टाइम को भी मैनेज करना है, और उसके लिए आपने जितना आपसे क्वेश्चन पूछा जाए सिर्फ उतना ही आंसर करें, टू द पॉइंट हो, सो डैट के एग्जामिनर जो है वो आराम से उसको स्टडी करे और इसमें आपके मार्क्स डिडक्शन के चांसेस कम से कम हो। नेक्स्ट इज हाउ डॉपलर इफेक्ट इज यूज्ड इन रेडार सिस्टम, ब्रीफली एक्सप्लेन्स द वर्किंग ऑफ अ रेडार सिस्टम। ठीक है, तो रेडार सिस्टम का टॉपिक एप्लीकेशंस ऑफ डॉपलर इफेक्ट में ऑलरेडी मेंशन है कि जो रेडार सिस्टम है ना वो डॉपलर इफेक्ट की बेस पर काम करता है। ठीक है, और डॉपलर इफेक्ट्स क्या है? डॉपलर इफेक्ट एक स्टडी करता है चेंज इन फ्रीक्वेंसी या चेंज इन वेवलेंथ को, किसकी वजह से? ड्यू टू रिलेटिव मोशन। तो जब मोशन की वजह से फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ में चेंज आता है तो वो हम डॉपलर इफेक्ट में स्टडी करते हैं, और डॉपलर इफेक्ट की ही एप्लीकेशन में है रडार सिस्टम्स। और इसके अलावा आपने वो रेड शिफ्ट और ब्लू शिफ्ट वाले टॉपिक्स पढ़े थे। अच्छा, रडार सिस्टम में क्या है कि सर्टेन फ्रीक्वेंसी की वेवलेंथ जो है वो एरोप्लेन जो है एमिट करता है, या फिर आपके एंटीना से वहां से जाती हैं, तो उससे क्या होता है कि वहां से जो एमिटेड वेवलेंथ्स आ रही हैं वो स्टडी की जाती हैं। मींस जो रिसीव हो रही हैं और जो ट्रांसमिट हो रही हैं उनमें जो चेंज आता है उसकी बेस पर आप उनकी पोजीशंस को कैलकुलेट करते हैं कि इस वक्त वो एरोप्लेन या प्लेन जो है वो किस जगह पर है। ठीक है, तो हमने क्या करना है, स्पीड को कैलकुलेट करना है, पोजीशन को यूज करके हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो वेवलेंथ जो आपने ट्रांसमिट की है और आपने रिसीव की है, इसमें जो डिफरेंस आता है इनकी फ्रीक्वेंसीज में या इनकी वेवलेंथ में जो डिफरेंस आता है उससे आप पोजीशन और उसकी स्पीड को कैलकुलेट करते हैं। तो एप्लीकेशंस ऑफ डॉपलर इफेक्ट में ये पूरा पॉइंट एक्सप्लेन किया गया है। Next is kinetic energy of a charged particle moving in a uniform magnetic field. अच्छा, does not change. The kinetic energy जो है वो मैग्नेटिक फील्ड, अगर हम उसमें यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप यहाँ पर हाईलाइट करते जाएं। काइनेटिक एनर्जी बल्कि हमारे कुछ पॉइंट्स रह गए ऊपर। क्वेश्चन नंबर 6 पर है, कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी इन अ मूविंग इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में अपनी काइनेटिक एनर्जी को कैलकुलेट करना है। एंड जॉल्स गेन्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन मूविंग थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू आपको दी गई है 2 वोल्ट। बहुत इजी सा है क्वेश्चन, तो आपने इसको क्या करना है, डायरेक्ट फार्मूला लगाते हैं काइनेटिक एनर्जी का। काइनेटिक एनर्जी इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट करना है तो वो क्यूवी के इक्वल होता है। ठीक है, जॉल्स में भी कैलकुलेट करना है और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी कैलकुलेट करना है। अभी हम क्या करते हैं, क्यू की जगह पर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 चार्ज की वैल्यू मल्टीप्लाई बाय पोटेंशियल डिफरेंस जो 2 दिया हुआ था, इन दोनों को जो मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर होगा 3.2 इंटू 10⁻⁻19 जॉल इसका आंसर आएगा। और अगर आपने इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मेजर करना है तो आप यहाँ पर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 नहीं यूज करेंगे, आप फिर यहाँ पर यूज करेंगे 1। तो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट काइनेटिक एनर्जी, मतलब अगर हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखें तो ये 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसकी काइनेटिक एनर्जी होगी, और जो जॉल्स हैं वो 3.2 इंटू 10⁻⁻19 तक के होंगे। तो काइनेटिक एनर्जी और इलेक्ट्रॉन वोल्ट और जॉल्स दोनों में कैलकुलेट करेंगे तो 1.5 एंड 1.5 मार्क्स फॉर ईच है। तो नेक्स्ट हम इसी तरह क्वेश्चन पे आते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूशन आपने देखनी है कि डिस्ट्रीब्यूशन कैसी है।
कि अगर आप एलडीआर वो जैसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट का क्वेश्चन है, इसमें 2 पॉइंट्स आपने एक्सप्लेन करनी है। एक उसकी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में वैल्यू निकालनी है और एक जॉल्स में वैल्यू निकालनी है। अगर जॉल्स में निकाली है 1.5 का, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकाली है 1.5, तो टोटल 3 मार्क्स आपके यहाँ से सिक्योर हो सकते हैं। बहुत शॉर्ट सा क्वेश्चन है, जल्दी अटेम्प्ट भी हो सकता है, बस फार्मूले में वैल्यूज पुट करनी है और इसके अलावा और कोई चेंजेस इसमें नहीं है और बहुत ईजी सा और आसानी से आप इसमें मार्क्स गेन कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट इज why does the resistance of LDR decrease with the increase in the intensity of light? अच्छा, हमने बताना है कि एलडीआर की फुल फॉर्म होती है लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर। अच्छा, ये जो लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर है, इसका आपने मैकेनिज्म बताना है कि अगर आप इसमें क्या करते हैं, यहाँ पर हाईलाइट हम करते हैं पॉइंट्स को कि हमने इसमें चेंजेस क्या करनी है, रेजिस्टेंस इसकी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है विद द इंक्रीज इन द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। के इंटेंसिटी ऑफ लाइट को जब आप इंक्रीज करते हैं, ठीक है। अब होता क्या है कि जब एलडीआर एक लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर के ऊपर इंटेंसिटी ऑफ लाइट इंक्रीज करती है तो वो ज्यादा फोटॉन्स उसकी सरफेस पर आके आए। लेट्स से कि ये आपके पास मेटल की सरफेस है या ये एक मेटल की सरफेस है जो रेजिस्टर आप इसको बना रहे हैं, ठीक है, उसके ऊपर आके फोटॉन्स फॉल कर रहे हैं। एक फोटोन आएगा, एक होल क्रिएट होगा, एक इलेक्ट्रॉन नॉक आउट होगा। इस तरह 2 फोटॉन्स आएंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, तो करंट इंक्रीज कर जाता है। करंट इंक्रीज करने का यही मतलब होता है कि रेजिस्टेंस जो है वो डिक्रीज कर जाती है। तो यहाँ पर आपने ये मैकेनिज्म सारा एक्सप्लेन करना है। बुक में ऑलरेडी मेंशन्ड है एलडीआर वाले टॉपिक के अंदर कि जब लाइट किसी मेटल लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर के ऊपर आके फॉल करती है तो उसमें करंट इंक्रीज कर जाता है अगर उसकी इंटेंसिटी इंक्रीज करती है। और इंटेंसिटी कहते हैं नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट एरिया इन अ सेकेंड, ठीक है। तो लेट्स से कि ये आपके पास एरिया था, इसके ऊपर इंटेंसिटी पर सेकंड जो है वो 5 फोटॉन्स फॉल करे तो 5 फोटॉन्स यहाँ से 5 इलेक्ट्रॉन्स नॉकआउट होंगे, ज्यादा करंट फ्लो करेगा। अगर कम फोटॉन्स फॉल करेंगे, कम इलेक्ट्रॉन्स नॉकआउट होंगे, कम जो है वो करंट फ्लो करेगा। तो इसलिए जो मैकेनिज्म है वो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स की इंजेक्शन पर है और होल्स की इलेक्ट्रॉन होल पेयर की फॉर्मेशन के ऊपर ये एक्चुअली वर्क करता है। तो बुक में ऑलरेडी ये चीजें मेंशन है, आप वहां से ये चीज देख भी सकते हैं। बस आपने ये पॉइंट्स लाजमी लिखने हैं। पहले आपने बताना है कि एलडीआर है क्या, फिर आपने बताना है कि उसकी रेजिस्टेंस इंक्रीज डिक्रीज क्यों करती है अगर इंटेंसिटी इंक्रीज कर जाती है। ग्राफ आप बनाते हैं तो मोर सुटेबल आपके आंसर को स्पॉट करेगा और अच्छे मार्क्स गेन करने के चांसेस आपके ज्यादा होंगे, फुल मार्क्स आपको मिल सकते हैं। नेक्स्ट इज नेक्स्ट क्वेश्चन के 2 पार्ट्स हैं। अब फर्स्ट पार्ट देखते हैं, डज द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन अ सर्किट डिपेंड्स ऑन द रेजिस्टेंस। कि जो ईएमएफ है क्या वो डिपेंड करती है रेजिस्टेंस के ऊपर। सेकंड पॉइंट क्या था, डज द इंड्यूस्ड करंट डिपेंड्स ऑन द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। तो क्या जो इंड्यूस्ड करंट है वो डिपेंड करता है या नहीं। तो फर्स्ट पार्ट है इंड्यूस्ड ईएमएफ को आपने एक्सप्लेन करना है, रेजिस्टेंस पर डिपेंड करता है। और सेकंड ये बताना है कि क्या जो इंड्यूस्ड करंट है वो डिपेंड करता है रेजिस्टर के ऊपर या नहीं। तो पहले हम फर्स्ट पॉइंट जो 1.5 मार्क्स में डिवाइड होगा, तो फर्स्ट पार्ट में हमने क्या बताना है, ईएमएफ के एक्सप्लेन करना है। तो उसमें हम ये बताएंगे कि ईएमएफ जो है वो डिपेंड नहीं करता रेजिस्टेंस के ऊपर, ठीक है। तो ईएमएफ जो है वो डिपेंड करता है, ईएमएफ रिस्पेक्टिव प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, इस पर डिपेंड करता है, या नंबर ऑफ लूप्स पर वो डिपेंड करता है। तो फैराडे लॉ ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स वाला जो है फैराडे लॉ, वो आपसे आप ये एक्सप्लेन कर सकते हैं कि रेजिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करता ईएमएफ। अच्छा, सेकंड पॉइंट पे हम आते हैं जो पॉइंट 1.5 मार्क्स का है कि क्या इंड्यूस करंट डिपेंड करता है। तो यस, इंड्यूस करंट जो है वो डिपेंड करता है, वो आप ओहम्स लॉ के एक्सप्लेन करते हैं। ओहम्स लॉ कहते हैं V इज इक्वल टू आई आर, ईएमएफ इक्वल्स टू आई आर। और अगर हम आई की बात करें तो वो ईएमएफ डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस के इक्वल होगा। तो जहां पर रेजिस्टेंस इंक्रीज करेगी वहां पर करंट कम प्रोड्यूस होगा। तो ईएमएफ जो है वो तो डिपेंड नहीं करती रेजिस्टेंस के ऊपर, लेकिन यहाँ पर जो इंड्यूस करंट है वो डिपेंड करता है। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इंड्यूस करंट के केस में, और इफेक्ट है ही नहीं किस केस में, ईएमएफ के ऊपर, इंड्यूस्ड ईएमएफ के ऊपर। तो नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं।
नेक्स्ट पॉइंट है काइनेटिक एनर्जी से रेलेवेंट, और वो काइनेटिक एनर्जी इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का टॉपिक है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ चार्ज पार्टिकल मूविंग इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड डज नॉट चेंज। तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर चेंज ही नहीं होती, उसकी रीजन आपने बतानी है। तो इस पॉइंट पर हम एक्सप्लेन करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं कि चेंज होती नहीं है। पहले तो हमें क्वेश्चन में ही बता दिया गया है कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो चेंज नहीं होती, ठीक है। अच्छा, अब हम आते हैं क्यों नहीं होती। अच्छा, जो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जो फोर्स होती है वो होती है F इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी, ठीक है। क्रॉस प्रोडक्ट होता है वेलोसिटी का मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, ठीक है। और जब हम इसको क्या करते हैं, V और B जो है, अगर वो परपेंडिकुलर है तो मैक्सिमम फोर्स होती है, और अगर V और B जो है वो पैरेलल है तो वहां पर फोर्स हो जाती है मिनिमम, ठीक है। अगर फोर्स जो है वहां पर मैक्सिमम है, तो इस केस में क्या होगा कि अगर लेट्स से कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आपने इंट्रोड्यूस करवाया है और परपेंडिकुलर इंट्रोड्यूस करवाया है, ठीक है। तो परपेंडिकुलर इंट्रोड्यूस करवाने की वजह से क्या होगा, वर्क डन वहां पर हमारे पास आएगा जीरो, ठीक है। क्योंकि हमारे पास वर्क डन होता है फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट, और फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा एफ टी कॉस थीटा। और जब हम इसमें परपेंडिकुलर इंट्रोड्यूस करवाएंगे तो कॉस 90 आएगा, और कॉस 90 जो होता है वो जीरो के इक्वल होता है, तो वर्क डन हो जाएगा जीरो, ठीक है। जब हम परपेंडिकुलर इंट्रोड्यूस करवाएंगे तो एंगल हमारे पास बनेगा जीरो, और एफ डी कॉस थीटा जो होता है वो जीरो हो जाता है। अच्छा, जब हमने वर्क डन जीरो आ रहा है तो वर्क डन होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल। तो अगर हमारे पास वर्क डन ही जीरो आ रहा है तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी भी उस पॉइंट पर क्या आएगी, जीरो आएगी, ठीक है। तो जब हम चार्ज को परपेंडिकुलरली इंट्रोड्यूस करवाते हैं यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो वहां पर वर्क डन जीरो हो जाता है। रीजन ये है कि वर्क डन हमारे पास जब जीरो होगा तो फिर काइनेटिक एनर्जी का चेंज भी जीरो आएगा, वर्क एनर्जी प्रिंसिपल यहाँ पर अप्लाई होगा। इसलिए काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होती अगर क्या हो, अगर हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इंट्रोड्यूस करवाई जाए, चार्ज को इंट्रोड्यूस करवाया जाए एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, और वो मैग्नेटिक फील्ड कैसी हो, परपेंडिकुलरली इंट्रोड्यूस होती हो। अच्छा, नेक्स्ट इज व्हाट इज फैराडे केज। और फैराडे केज में एक्सप्लेन ब्रीफली द वर्किंग, उसकी वर्किंग भी आपने एक्सप्लेन करनी है। अच्छा, फैराडे केज क्या है, एक इंक्लोजर है जो एक कंडक्टिव मटेरियल से बना होता है, ठीक है। और अगर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जो है उसमें फ्री चार्जेस इंट्रोड्यूस करवाती है तो वो उसके अंदर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो जीरो हो जाती है, ठीक है। लेट्स से कि ये केज है, इसके अंदर आपके पास कोई भी ऑब्जेक्ट है, लेट्स से आप खुद एक फैराडे केज के अंदर हैं और यहाँ पर आके लाइटनिंग स्ट्राइक करती है। तो लाइटनिंग स्ट्राइक क्या होगी कि वो एक कंडक्शन बनाएगी, कंडक्टिंग स्फीयर बनाएगी, जो क्या होगी इनसाइड उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी और आपको वो शॉक नहीं लगेगा। तो एक इस तरह का केज है, एक मेटल का या कोई कंडक्टिव मटेरियल का केस है जो क्या करता है, उसके अंदर कोई भी अगर वो ऑब्जेक्ट पड़ा है, कोई इलेक्ट्रिक अप्लायंस है या आप है क्या, उसके अंदर कोई ह्यूमंस है, तो उसमें क्या होगा कि अगर बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड उसके ऊपर आती है भी तो इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, वो जीरो होगी। तो इसे इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग भी कहते हैं। तो फैराडे केज से हमें क्या मिलती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। तो इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाती है, जीरो इनसाइड अ फैराडे केज, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स बताने। अब आपने बताना कि फैराडे केज है क्या। फैराडे केज इज एन मेड अप ऑफ कंडक्टिव मटेरियल। फर्स्ट पॉइंट हो गया, 1 मार्क्स आपको यहाँ से मिल गया। वर्किंग एक्सप्लेन करेंगे तो 2 मार्क्स मिल जाएंगे। वर्किंग में क्या होगा कि आपने क्या बताना है कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उस फैराडे केज के ऊपर आती है, जिसकी वजह से क्या होता है, इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी जीरो। और जो है इनसाइड कोई भी मटेरियल पड़ा होगा, इलेक्ट्रिक मटेरियल है या ह्यूमन बीइंग्स फैराडे केज के अंदर है, तो उसके अंदर जो लोग होंगे या उसके अंदर कोई इलेक्ट्रिक अप्लायंस होगी उस पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा, क्योंकि इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो जीरो होती है। व्हाट इज मेंट बाय एनिलेशन, ठीक है। और उसमें से कोई एक एग्जांपल आपने देनी है, ठीक है। एनिलेशन कहते हैं कि जब एक मैटर और उसका एंटी मैटर, ठीक है, ये हो गया मैटर और ये हो गया उसका एंटी मैटर।
जब ये दोनों आपस में क्या करते हैं, कोलाइड करते हैं, और कोलाइड करने के बाद इनका जो टोटल मास है वो कन्वर्ट हो जाता है एनर्जी के अंदर, ठीक है। अब उससे क्या होता है कि जब पेयर रिलेशन होती है, एक मेटल और एक एंटी मैटर जो है वो दोनों आपस में कोलाइड करते हैं, दो फोटॉन्स प्रोड्यूस होते हैं। एक फोटोन जो है अगर राइट साइड पर है तो दूसरा लेफ्ट साइड पर होगा, एक डाउन की तरफ है तो दूसरा अपवर्ड की तरफ होगा, मतलब एक दूसरे के एंटी पैरेलल जो है वो मूव करना शुरू कर देते हैं, सो डैट कि उनका मोमेंटम कंजर्व रहे, इनिशियल और फाइनल मोमेंटम सेम रहता है। तो इसका अगर हम रिएक्शन लिखें, लेट्स से एक इलेक्ट्रॉन था और उसका एक एंटी इलेक्ट्रॉन है, जब ये दोनों कंबाइन होते हैं तो उसके रिजल्ट में टू फोटॉन्स प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। तो वो टू फोटॉन्स अगर प्रोड्यूस हो रहे हैं एक मैटर और एक एंटी मैटर से, तो उससे हम कहते हैं एनिलेशन। तो एनिलेशन में अगर आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहे हैं तो आपने एक रिएक्शन लिखना है, जो भी हमने रिएक्शन लिखा है। अच्छा, व्हाट इज मेंट बाय एनिलेशन? तो एनिलेशन लिखते हैं 1.5 मार्क्स। तो डेफिनेशन विद इक्वेशन 1.5 and 1.5 for each. Next is how will the radius of a flexible ring change if it is given negative charge? अच्छा, रेडियस जो है एक फ्लेक्सिबल रिंग की चेंज कैसे हो सकती है अगर उसको नेगेटिव चार्ज दिया जाए, ठीक है। चलिए एक्सप्लेन करते हैं। नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट पार्ट है हाउ विल द रेडियस ऑफ अ फ्लेक्सिबल रिंग चेंज इफ इट इज गिवन नेगेटिव चार्ज। ये जो रिंग है उसका रेडियस कैसे चेंज होगा अगर उसको हम नेगेटिव चार्ज प्रोवाइड करते हैं। तो उसके लिए हम स्टार्ट करते हैं। ये हमारे पास है एक रिंग, ठीक है, और इस रिंग के ऊपर हमें गिवन है एक नेगेटिव चार्ज, ठीक है। अब इस नेगेटिव चार्ज के आने की वजह से क्या होगा कि ये नेगेटिव चार्ज इसके ऑपोजिट वाले को रिपेल करेगा, ये वाला इसके ऑपोजिट वाले को रिपेल करेगा। इसी तरह सारे चार्जेस क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और रिपल्जन की वजह से वो रिपल्जन आउटवर्ड की तरफ होगी। अब जब रिपल्जन कर रहे हैं, सारे एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, बाहर की तरफ रिपेल कर रहे हैं, तो एक्सटर्नल फोर्स ज्यादा है और रिंग का जो रेडियस है जो पहले कम था, ठीक है, अब वो रेडियस क्या हो जाएगा, लार्ज हो जाएगा। तो रीजन क्या है कि रिंग का रेडियस इंक्रीज कर जाता है अगर उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज दिया जाए, और एक अगर वो फ्लेक्सिबल है तो इसी बात चेंज होगा, अगर वो सॉलिड है वो फ्लेक्सिबल नहीं है तो वो चेंज नहीं होगी। यहाँ पर हमें फ्लेक्सिबल रिंग का बताया हुआ था, इसलिए ये पॉइंट आपने कंप्लीटली एक्सप्लेन करना है कि रिंग जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, हर एक नेगेटिव चार्ज अपने ऑपोजिट चार्ज को रिपेल करेगा, जिसकी वजह से नेट आउटवर्ड की फील्ड आएगी, क्योंकि रिपल्जन जो है वो सबके ऊपर अप्लाई हो रही होगी। जब आउटवर्ड की तरफ फोर्स अप्लाई होगी उसकी वजह से क्या होगा कि रेडियस इंक्रीज करेगा। अगर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज भी होता तब भी रेडियस इंक्रीज ही करता। नेक्स्ट इज use the dimensional analysis to prove the equation P is equal to rho gh is dimensionally homogeneous, ठीक है। अच्छा, हमारे पास जो इक्वेशन है P is equal to rho gh, वो हमने ये प्रूव करनी है कि वो डायमेंशनली जो है वो करेक्ट है। तो प्रेशर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, और ये हो गया रो डेंसिटी होता है, और डेंसिटी होती है मास पर वॉल्यूम, ग्रेविटी और हाइट आ गई। अब हम इनमें इनकी वैल्यूज पुट करते हैं। फोर्स का जो यूनिट वो डायमेंशन होता है वो mlt-2 होता है, और एरिया की डायमेंशन होती है l का स्क्वायर, लेंथ इंटू लेंथ, लेंथ का स्क्वायर हो जाएगा। वॉल्यूम होता है लेंथ का क्यूब, ये आ गया। मास के लिए हम कैपिटल एम पुट करते हैं। ग्रेविटी होती है Lt-2, एक्सेलरेशन की जो डायमेंशन है, और हाइट लेंथ की तरह की ही होती है, मीटर्स में मेजर की जाती है, इसलिए यहाँ पर भी लेंथ एल ही पुट करेंगे। अच्छा, ये जो एल की वैल्यू है ये इसके साथ कैंसिल होगी, तो यहाँ पर स्क्वायर बच गया, एक ये एल स्क्वायर के साथ कैंसिल कर जाएगा, तो यहाँ पर जो इक्वेशंस बच जाती है mt-2 डिवाइडेड बाय एल, और ये जो L डिवाइड हो रहा है ये ऊपर जाएगा तो ये -1 हो जाएगा, ml-1 t-2। इस जगह पर जो इक्वेशन आती है ये -2 पर जाएगा तो ये भी +2 पर जाएगा तो ये -2 हो जाएगा, ऊपर ऑलरेडी 1 है तो 1 - 2 आ जाएगा, t-2 ये इसकी डायमेंशन है। तो इसी तरह ml-1 t-2, तो अब ये दोनों साइड्स जो है वो इक्वल है,
इस वजह से दोनों साइड सेम है, इसलिए ये इक्वेशन हमारे पास कौन सी इक्वेशन है, ये इक्वेशन एक होमोजीनियस इक्वेशन है। इट मींस डायमेंशनली ये होमोजीनियस बन रही है, तो होमोजीनिटी हम इसकी चेक करके बता सकते हैं किसी भी फार्मूले में। लाजमी नहीं है कि ये फार्मूला इसी तरह ही चले, आप इसमें ये भी आ सकता है कोई और इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर आ सकता है। इसके अलावा यहाँ पर आ सकता है कि जो फार्मूला है वो तीन इक्वेशंस ऑफ मोशंस हैं, वी एफ इक्वल्स टू वी आई प्लस ए टी, इसी तरह एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर टू ए एस इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। इस तरह की चीज़ें जो है वो यहाँ पर इंक्लूड की जा सकती हैं। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन हमारा इस सेक्शन का एक साइड का रह गया है, derive the relation between torque, moment of inertia and angular acceleration। टॉर्क बताना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में बताना है और एंगुलर एक्सेलरेशन एक्सप्लेन करनी है। यही है रिलेशन टॉर्क, मूवमेंट और एंगुलर एक्सेलरेशन के। तो हम स्टार्ट करते हैं डेरिवेशन, और इस डेरिवेशन के अंदर हम स्टार्ट लेंगे कहाँ से कि हमने टॉर्क, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया और जो है हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया था, टॉर्क था, और थर्ड पॉइंट है हमारे पास एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन। इन तीनों चीज़ों के का रिलेशन निकालना है। वो होता है टॉ इज इक्वल टू आई एल्फा। ठीक है, ये रिलेशन हमने ड्राइव करना है। तो कैसे ड्राइव करेंगे, स्टार्ट करते हैं टॉर्क के फार्मूले से। टॉर्क होता है आर क्रॉस एफ, और फोर्स किसके इक्वल होती है, फोर्स होती है एफ इज इक्वल टू एम में। तो यहाँ पर हो जाएगा टॉर्क इज इक्वल टू आर एम एंड ए। ठीक है, अब जो एक्सेलरेशन है ये वाली, ये है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होती है ए इज इक्वल टू आर एल्फा। यहाँ पर पुट करेंगे m मल्टीप्लाई बाय आर एल्फा, तो ये फार्मूला हो जाएगा आर स्क्वायर एम एल्फा। अच्छा, आर स्क्वायर और m जो होता है वो मोमेंट इनर्शिया का फार्मूला है, तो हो जाएगा आई एल्फा, तो टॉर्क इक्वल्स टू आई एल्फा, ये इसका फार्मूला बन गया। ये फार्मूला हमने ड्राइव करना था। सो इस सेक्शन के अंदर हम फर्स्ट वीडियो के अंदर हमने एक साइड फर्स्ट एनुअल के जो पेपर है फिजिक्स का, उसका एक पार्ट हमने कम्प्लीटली सॉल्व किया। इसके नेक्स्ट पार्ट में हम सेकंड साइड अटेम्प्ट करेंगे, और कंप्लीट डिस्कशन उसमें भी होगी कि उस हर एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करना है और उसमें से क्या क्या आंसर आपका कंपल्सरी होना चाहिए। जैसे इस क्वेश्चन के अंदर डेरिवेशन अगर आप ये सारी कंप्लीट करते हैं 3 मार्क्स आपको फुल मिल जाते हैं। फिजिक्स भी एक ऐसा सब्जेक्ट है 100% मार्क्स अचीव करना कोई मुश्किल नहीं है। अगर आप थोड़ा सा फोकस होकर, थोड़ा सा अंडरस्टैंड करके हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे, और प्रिपरेशन भी आपका है, आपको आंसर्स आते हैं लेकिन अटेम्प्ट करना मुश्किल होता है, आपको अटेम्प्ट करना नहीं आता या उसमें डिफिकल्टी फेस करनी पड़ती है, तो वहाँ से डिडक्शन होती है मार्क्स के अंदर। सो अभी आपने ये क्वेश्चन लाजमी अटेम्प्ट करने हैं, क्योंकि अगर हम पुराने पेपर्स की तरफ जाएँ, मैथ्स और केमिस्ट्री, उसके अंदर भी बहुत सारा, बायो में भी बहुत सारा कंटेंट वही था जो फर्स्ट एनुअल में आया था, तो मोस्ट प्रॉब्ली फिजिक्स में भी ये चीज़ रिपीट हो। सो फर्स्ट एनुअल काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए प्रिपेयर करना। सो फर्स्ट पार्ट के अंदर ही आप रेडी करना स्टार्ट करें। हम बाकी चैप्टर वाइज जो है वो टेस्ट पेपर्स भी साथ साथ अपलोड करेंगे, कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है जो पेपर में आ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियोस में हम साथ साथ इंशाल्लाह पेपर से पहले पहले हम अपना सारा कोर्स इसी तरह कंप्लीट कर लेंगे। पेपर इंपॉर्टेंट है, टेस्ट पेपर्स इंपॉर्टेंट है। अगर आप पास होना चाहते हैं, 60-70% तक लेकर आना चाहते हैं, लेकिन अगर आप 100% अचीव करना चाहते हैं मार्क्स में, तो आपने बुक कई दफ़ा थॉरली कंप्लीट स्टडी करना है, प्लस टेस्ट पेपर्स करने हैं, प्लस मॉडल पेपर्स करने हैं, सो डैट कि आप 85 आउट ऑफ 85 मार्क्स अचीव कर सकते हैं। ठीक है, सो बेस्ट ऑफ लक, प्रिपरेशन करें आप अपनी अच्छी सी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।